दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। दीक्षा एक बहुत ही सिंपल लड़की थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और सभी शांति से रहते हो। लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। दीक्षा की शादी ऐसे कांडी ससुराल में होती है जिसकी सुबह ही बिना लड़ाई झगड़े या किसी कांड के नहीं होती थी। एक दिन सुबह के समय दीक्षा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी उसका जेठ रुपेंद्र भागते हुए उसके कमरे में आता है, जिसे देखकर दीक्षा सर पर पल्लू लेकर कहती है, क्या हुआ जेठ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? हर्ष कहाँ है दीक्षा? जल्दी बताओ, हर्ष कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी काम है, जल्दी बताओ, वरना वो लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। बिना बात के कांड हो गया यार। जेठ जी, इसमें कौन सी नई बात है? इस घर में कोई सुबह बिना कांड के होती है क्या? एक कांड से छुट्टी मिलती है कि दूसरा तैयार होता है अगले दिन। क्या सोचा था, क्या हो गया? पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे ऐसा कांडी ससुराल मिला है जहाँ एक दिन भी चैन की रोटी नसीब नहीं होती। अरे बंद करो अपनी चप्पर चप्पर, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रही हो, बिना बात के रामायण गाए जा रही हो। जल्दी बताओ, मेरा भाई हर्ष कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है। कल शायद उनकी नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो घर अभी तक वापस नहीं आए हैं। ऑफिस में होंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? उसके सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता इस कांड को सुलझाने में। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ है? क्या कांड कर दिया आपने ऐसा जिसमें आप मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस कल ऑफिस में थोड़ा सा कांड हो गया था। पैसों का मामला था। लगता है मालिक ने कंप्लेंट कर दी है पुलिस में। वो मुझे पकड़ने आई है। अब मैं कैसे बचूं? रुपेंद्र दीक्षा को अपने कांडों के बारे में बता ही रहा था कि तभी पुलिस उसे ढूंढते हुए दीक्षा के कमरे में आ जाती है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। ये सब देखकर दीक्षा हर्ष को कॉल करके घर में हुए कांड के बारे में बता देती है। थोड़ी देर बाद हर्ष ऑफिस से घर आता है और दीक्षा को सर पकड़े देखकर कहता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों सर पकड़कर बैठी हुई हो? अरे ये सब नॉर्मल है हमारे घर वालों के लिए, तुम ज्यादा मत सोचो। ये सब कांड हमारे घर में होते रहते हैं। अरे आदत है हम लोगों को। हाँ तो आप लोगों को आदत है, लेकिन मुझे नहीं। मैं एक बहुत ही इज्जतदार खानदान से हूँ, बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, जहाँ मेरे पापा की इतनी इज्जत थी कि पुलिस वाले हमारे घर केवल चाय पीने के लिए ही आते थे। ऐसे कुत्तों की तरह घर वालों को घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं। तुम क्या सोचती हो, मेरे परिवार वालों की कोई इज्जत नहीं है? देखा अभी मैंने कि कुछ देर पहले ही कितनी इज्जत के साथ जेठ जी को पुलिस वाले मेरे कमरे से घसीट कर लेकर गए। मोहल्ले वालों के सामने पुलिस की जीप में बैठा कर लेकर गए। बताइए, लेकिन इस बेइज्जती से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेइज्जती महसूस करने के लिए इज्जत भी तो होनी चाहिए, जो कि आपके घर वालों को तो बिल्कुल है ही नहीं। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं ऐसा कांडी ससुराल पाकर। यार तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जितना तुम बतंगड़ बना रही हो। अरे ये सब कांड वांड होते रहते हैं। जस्ट चिल, मैं अभी भाई साहब को छुड़वा कर लाता हूँ पुलिस स्टेशन से। अच्छा सुनो, कल जो पैसे दिए थे तुम्हें वो मेरे को दे देना, क्या पता जरूरत पड़ जाए। हाँ बिल्कुल ले जाइए ना। लोग पैसे जोड़ते हैं बुरे वक्त के लिए, और आप पैसे जोड़ते हैं अपने घर के कांड निपटाने के लिए। ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए। दीक्षा इतना कहकर गुस्से में अलमारी से पैसे निकालकर हर्ष को दे देती है। थोड़ी देर बाद हर्ष पैसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से बातचीत करके जैसे तैसे अपने भाई को लेकर घर आता है। समय बीतता है, लेकिन दीक्षा के कांडी ससुराल वाले कांड करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दीक्षा की सास सरिता हाथों में एक लेटर लिए रोते हुए वहां आती है, जिसे देखकर दीक्षा कहती है, लो, हो गया फिर कोई नया कांड। सच में इस घर में बिना कांड हुए एक दिन नहीं निकल सकता है। दिल तो करता है आग लगा दूं अपने ससुराल में। सुबह कांड नहीं हुआ तो शाम को ही सही, लेकिन कांड तो होना ही है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे दहाड़े मार मार कर क्यों रो रही हैं? चुप हो जाइए, वरना समय से पहले ही आप परलोक सिधार जाएंगी। तो बिना सास के मैं अपने कांडी ससुराल में क्या करूंगी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे कभी तो सीधी बात बोल दिया करो जिसमें जहर ना मिला हो। माँ बताओ ना क्या हुआ। बेटा अब क्या बताऊं, तेरी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। हमें बोला कॉलेज जा रही है और कॉलेज से ही रफू चक्कर हो गई। इसमें साफ साफ लिखा है कि वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई। ये उसने अच्छा नहीं किया।
हम उसे ढूंढ कर गोली मार देंगे। हाँ छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। उसने तो मोहल्ले में हमारी नाक ही कटवा दी। हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे, जहाँ हम उसकी शादी की बात कर रहे थे। अब जाने दो भैया, हम उनसे कोई बहाना बना देंगे। जाने दो, देखते हैं कहाँ तक जाएगी। अब हमारे लिए तो समझो वो मर चुकी है। तो ये क्या कह रहा है बेटा? वो मेरी बेटी है, मैं कैसे भूल जाऊं उसे? माँ, आप यही सोच लीजिए कि आपके सिर्फ 2 लड़के हैं, कोई लड़की नहीं है आपकी। आराम से बैठिए और खाना खाइए। कैसे लोग हैं आप? घर की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, इतना बड़ा कांड हो गया है, और एक आप लोग हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस घर में कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई कांड ना हो। अब तुम अपनी रामायण शुरू मत करो, समझी? वैसे ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है। हर्ष इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है और समय के साथ दीक्षा की ननद के भागने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। सभी लोग उसके परिवार वालों की बहुत इंसल्ट करते हैं। एक दिन सरिता मंदिर से लौट रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विनीता उसे उसकी बेटी के भागने का ताना मारकर उसका मजाक उड़ा रही थी, जिससे चिढ़कर सरिता अपने बगल में पड़ी ईंट से विनीता का सर फोड़कर अपने घर आकर बैठ जाती है। तभी पड़ोस की औरतें उसकी दवाई पट्टी करवा के उसे लेकर सरिता के घर आती है। तभी दीक्षा उन्हें देखकर कहती है, अब क्या कांड कर दिया मेरे ससुराल वालों ने, जो आप लोग भीड़ जमा करके मेरे घर आ गए। और विनीता आंटी के सर पर ये चोट कैसे लगी है? बहू, चोट नहीं लगी बल्कि लगाई गई है। ये तेरी सास जो आराम से बैठी हुई है, इसने मेरा सर फोड़ दिया ईंट मारकर। अब या तो मुझे मेरी दवाई के पैसे दे दे, वरना मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। बोल दूंगी इसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। हाँ जा, बोल दे, मुझे कोई डर नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई थी मेरा मजाक उड़ाने की? अभी तो सर ही फोड़ा था। अगर तू मेरे घर से नहीं गई तो तेरी जान भी ले लूंगी। देख रही है ना बहू, अगर मैं एक बार पुलिस के पास चली गई और इन लोगों ने गवाही दे दी तो बुढ़ापे में तेरी सास चक्की पीसती हुई नजर आएगी। नहीं, आप ऐसा मत करिए, मैं आपको दवाई पानी के पैसे दे देती हूँ। दीक्षा इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और पैसे लाकर विनीता को दे देती है। थोड़ी देर बाद वो अपने पति के लिए लंच लेकर उसके ऑफिस जाती है और हर्ष को किसी और लड़की की बाहों में देख लेती है। और हर्ष के भी दीक्षा को देखकर होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ले बेटा, हो गया कांड आज तो। दीक्षा, मेरी बात सुनो। बस अब यही सुनने और देखने को बाकी रहा था। बस यही कांड देखना बाकी रह गया था, जो आज देख ही लिया। अब मैं अपने कांडी ससुराल वालों के साथ और नहीं रह पाऊंगी। मैं जा रही हूँ, डाइवोर्स के पेपर जल्दी ही भिजवा दूंगी। दीक्षा इतना कहकर अपने कांडी ससुराल वालों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। और इस तरह से दीक्षा अपने कांडी ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ देती है और दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। सरिता अपनी बहू खुशबू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी उनके घर उसकी पड़ोसन सुगंधा आती है, जो दोनों सास बहू को साथ में चाय पीते देखकर बोलती है, अरे वाह, दोनों सास बहू साथ बैठकर चाय पी रही हैं। सही वक्त पर आई हूँ मैं। हे भगवान, सुबह सुबह आ गई ये सुगंधा दुर्गंध फैलाने के लिए। अरे सुगंधा आंटी, आइए आइए, बैठे, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू, रहने दे, मुझे नहीं पीनी। खाली पेट चाय पीऊंगी तो मुझे कब्जी हो जाएगी। वैसे भी हो ही रखी होगी तुझे। क्या बोली सरिता? अरे खुल के बोल, तेरी आवाज तो मेरे कानों के पर्दे भी नहीं हिला पाई। अच्छा बहू, चाय ला रही है तो कुछ खाने को ले आइयो साथ में, ताकि खाली पेट मुझे कब्ज ना हो। ठीक है आंटी, आप बैठो, मैं अभी लाई। अरे बहू क्यों ला रही है? ये यहीं का खाकर यहीं छोड़ जाएगी अपना जहरीला पाद। हाय राम, कैसी पदोड़न पड़ोसन दी है हमें। खुशबू रसोई में चली जाती है, जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। सुगंधा आते ही धीमे से एक बेहद ही बदबूदार पाद मारती है, जिसके बाद उसकी दुर्गंध जैसे ही सरिता की नाक तक आती है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, हाय रे मार डाला, बहू ओ बहू, रूम फ्रेशनर ला जल्दी। अरे सरिता, क्या हुआ? अचानक से कौन सा दौरा पड़ गया तुझे? इतनी भयंकर बदबू छोड़ने के बाद कहती है कौन सा दौरा पड़ा है। हे भगवान, इस चलते फिरते गटर को हमारे घर से निकालो। अरे बोल भी ले कुछ। अच्छा खैर मत बोल, मैं जा रही हूँ। वो मुझे कुछ काम याद आ गया,
बहू को बोल दियो चाय किसी और दिन पीऊंगी। इतना बोलकर सुगंधा वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ खुशबू आती है और अपनी सास को ऐसे अधमरी हालत में देखकर कहती है, माँ जी ये क्या हुआ? आप ऐसे बेहोश होने वाली हालत में क्यों पड़ी है? बहू पहले जाकर रूम फ्रेशनर ला और यहाँ छिड़क, वरना तेरी ये सास अपनी आखिरी सांस लेकर स्वर्ग सिधार जाएगी। अपनी सास की ये हालत देखकर खुशबू जल्दी से रूम फ्रेशनर लाती है और हॉल में छिड़क देती है, जिसके बाद जाकर सरिता को चैन आता है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू ये हमारी पड़ोसन सुगंधा जब भी घर में आए तो इसे कुछ खाने पीने के लिए मत पूछा कर। अरे ये एक नंबर की पदोड़न है और ये कोई ऐसा वैसा पाद नहीं मारती, एकदम भयंकर वाला पाद मारती है जिससे किसी भी इंसान की सांसें रुक जाएं। लग तो रहा है माँ जी आप सच कह रही है, क्योंकि मैं जब चाय लेकर आई थी तब बहुत गंदी बदबू आ रही थी हॉल में से। हाँ, और अब इस चाय को ले जाकर फेंक दे, कौन पिएगा इस जहर को? उसके पाद के बदबू से ये चाय भी खराब हो गई होगी। इतना बोलकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और खुशबू भी चाय के कप ले जाकर उन्हें फेंक देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तभी एक शाम जब दोनों सास बहू मार्केट जाने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें देख सुगंधा उनको रोकते हुए कहती है, अरे सरिता बहन कहाँ जा रही हो? मार्केट? हाँ, बदबू की दुकान, मेरा मतलब सुगंधा बहन। अच्छा अब हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं। रुको रुको, मुझे भी मार्केट ही जाना है, मैं चलती हूँ साथ में। ये सुनकर सरिता धीरे से अपनी बहू के कान में बोलती है, बहू जाकर घर में से हमारे मास्क ले आ, क्योंकि ये साथ जाएगी तो बदबू तो फैलाएगी ही, इसलिए जरा सेफ्टी के साथ चलते हैं और जरा ना मास्क में थोड़ा परफ्यूम छिड़क लाइयो। ठीक है माँ जी। खुशबू जल्दी से अपने और अपनी सास के लिए मास्क ले आती है और दोनों सास बहू मास्क लगाकर सुगंधा के साथ मार्केट जाने लगते हैं। तभी सुगंधा उनके मास्क को देखकर बोलती है, अरे तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाया है? मुझे भी बता देती। नया वायरस आया है क्या कोई जिससे बचने के लिए मास्क लगाया है? हाँ, एक पदड़ोसन वायरस आया है, उससे बचने के लिए लगाया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा उस वायरस से। अब चलो मार्केट। हाँ ये तो है, क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। काश आंटी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता। बातें करते करते तीनों मार्केट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही भीड़ देखकर सुगंधा अपना काम चालू कर देती है और एक एक करके 3-4 धमाकेदार पाद छोड़ती है, जिसकी बदबू साथ में चल रही खुशबू और सरिता तक पहुंचती है। तो वो अपने अपने मास्क उतारकर जोर जोर से खांसने लगती हैं। ये देखकर सुगंधा कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? अरे कोई पानी दो इन्हें। रहने दे, दूर रह। अरे बहू चल, जिंदा रहे तो दोबारा मार्केट आ जाएंगे। वैसे भी आज की सब्जियां खाने लायक नहीं बची होंगी यहाँ। हाँ जी माँ जी, चलो जल्दी। दोनों सास बहू सुगंधा को मार्केट में छोड़कर घर भाग जाती हैं। ये देखकर सुगंधा कहती है, बताओ पता नहीं इनको क्या हो जाता है। खैर मैं सब्जियां ले लूं, अब बार बार तो आया नहीं जाता बाजार में। सुगंधा मार्केट में सब्जियां लेते हुए वहाँ बेचारे सब्जी वाले पर अपने पाद की बदबूदार दुर्गंध से अत्याचार करती रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। सरिता रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी मोहल्ले की औरतों के साथ पार्क में योगा किया करती थी। एक सुबह वहाँ सुगंधा भी अपना मैट लेकर आती है और सरिता के बगल में बैठकर उससे कहती है, सरिता बहन आज से मैंने भी योगा शुरू कर दिया है। मेरे पति ने कहा है योगा करना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब ये हमारा योगा करना भी दुर्बल करने आई है। अरे अगर ये साथ में योगा करेगी तो योगा से सेहत नहीं बनेगी बल्कि बिगड़ेगी। बेचारी सरिता बिना कुछ बोले अपना योगा करने में बिजी हो जाती है। तभी एक योगासन करते हुए सुगंधा एक जोरदार आवाज के साथ बदबूदार पाद मारती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद पड़ोसनों में से एक निर्मला नाम की पड़ोसन बोलती है, अरे ये कौन है जो पार्क के शुद्ध वातावरण को बदबूदार बना रहा है? ये बदबू इस तरफ से आ रही है जहाँ सुगंधा और सरिता खड़ी हैं। अरे आप लोग तो मुझे जानते हैं, रोज ही आती हूँ यहाँ। आज से पहले कभी मैंने ऐसा किया? ये सुगंधा बहन के काम है। इन्होंने ही आज आते ही हमारे योगा के वातावरण को गंदा कर दिया है। अरे सरिता बहन क्या कह रही हो? मेरा नाम भी सुगंधा है।
तो मैं बदबू कैसे फैला सकती हूँ? अरे वैसे पाद मारना कोई बुरी बात तो नहीं है, तो इसको छुपाओ मत। अब आपने मारा है तो मारा है, इसमें छुपाने की क्या ही बात है। वैसे मेरे पास एक चूरन है, मेरी माँ ने बना कर दिया था, उसको खाने से आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। उसकी जरूरत आपको है, मुझे नहीं। सुगंधा की बात सुनकर सभी सरिता पर शक करने लगते हैं। ये देखकर सरिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मैट लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपना मैट फेंकते हुए बोलती है, आज तो हद ही हो गई। इस सुगंधा ने सबके सामने आज अपना पाद मारने वाला काम मेरे मत्थे मर दिया। इतने में वहाँ खुशबू आती है और अपनी सास को गुस्से में देखकर कहती है, माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप तो योगा करने गई थी, वहाँ से इतने गुस्से में आने का क्या कारण है? बहू, मुझे आजकल गुस्सा बस अपनी पदोड़न पड़ोसन की वजह से आता है। आज योगा करने आ गई और वहाँ भी अपने बदबूदार गैस के गोले फेंकने के बाद उसका नाम मेरे ऊपर लगा दिया। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है ये औरत। सही कहा माँ जी, मैं तो कहती हूँ एक बार उनके मुंह पर ही बोल दो कि वो अपनी इस आदत को दूसरे पर न डाले और हाँ, इस बीमारी का इलाज करे, वरना हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है। सही कहा, आज शाम को इसको एक चूरन का डब्बा देते हुए कहती हूँ। शाम के समय सरिता एक चूरन का डब्बा लेकर सुगंधा के घर जाती है और दरवाजे से ही उसे भयंकर बदबू आने लगती है, जिस पर सरिता बोलती है, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, बाहर ही बुला लेती हूँ उस पदोड़न को। अरे सुगंधा बहन, बाहर आओ जरा। सरिता की आवाज सुनकर सुगंधा बाहर आती है, जिस पर सरिता उससे कहती है, सुगंधा बहन देखो, मुझे पता है कि तुमने ही आज सुबह। सरिता की बात खत्म होती नहीं कि सुगंधा रोते हुए कहती है, सरिता बहन माफ करना अगर मैंने तुमको कभी परेशान किया हो तो। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ हमेशा के लिए इस मोहल्ले से जा रही हूँ। उनका ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अपना ख्याल रखना बहन। चलती हूँ, सामान बांधना है। अच्छा ठीक है बहन, अपना भी ख्याल रखना। अरे वाह, पदोड़न पड़ोसन से खुद ही छुटकारा मिल गया। चलो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सरिता को बिना कुछ किए ही अपनी पदोड़न पड़ोसन से छुटकारा मिल जाता है, जिसके बाद उसको कभी उस भयंकर बदबू का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।